हेलो फ्रेंड्स, जेड सॉल्व पेपर में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं पीजीटी 2000 का पेपर अपने वीडियो पर अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि 2000 का पेपर मेरे चैनल में नहीं था, इसलिए मैं स्टूडेंट के कहने की वजह से इसको अपलोड कर रहा हूं। तो चूँकि सभी पेपर इसमें है, तो कुछ पेपर शॉर्टेज रहेगा, तो हमें उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि आपको और जगह परेशान ना होना पड़े, इसलिए इसका ख्याल करना पड़ता है। और फिर पेपर जो है बार बार रिवाइज और प्रैक्टिस करने के लिए ही होता है। अगर एक प्लेटफॉर्म पर सभी पेपर मिल जाते हैं तो इससे स्टूडेंट को बड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो इसी दिशा में मैं हिस्ट्री का 2000 का पेपर, पीजीटी का पेपर लेकर यहाँ हाजिर हूँ। तो आइए शुरू करता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पूर्व पाषाण के युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? तो उनका प्रमुख उद्यम शिकार था, है ना। तो मैं कोशिश करूँगा कि पेपर बहुत तेज़ी से रिपीट किया जाए, ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए, है ना। तो पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? तो वो था शिकार था। यहाँ आप इसका जो व्याख्या दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। अब देखते हुए चलें, व्याख्या ज़रूर देखें। अगर इसमें कोई गलती होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और स्टूडेंट को बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मुख्य विशेषता थी लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग। छोटे छोटे जो पत्थर के उपकरण थे उसका प्रयोग करते थे। ठीक है, इसकी यहाँ व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल सही है ना। तो मिट्टी का बर्तन जो है नवपाषाण काल से संबंधित है। यहाँ इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा कोल्डिहवा से, है ना। कोल्डिहवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्राचीन काल में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? तो मेहरगढ़ से मिलते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो उनमें से कोई नहीं थी, बल्कि इसमें अन्नागार है, सबसे बड़ी इमारत है, लेकिन अन्नागार यहाँ दिया हुआ नहीं है ना। तो इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने किया? तो आर.डी. बनर्जी ने किया था इसकी खोज। नेक्स्ट, किस काल में स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो हड़प्पा काल में मिलता है। यहाँ इसकी व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? तो था वृषभ। वृषभ जो है शक्ति के प्रतीक का सिंबल था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित था रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट, यहाँ इसकी व्याख्या है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है? तो दशम मंडल में। ठीक है, पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है 10वें मंडल में। राज्य की उत्पत्ति के विषय में प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। यहाँ पर व्याख्या है। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? तो उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल थी गेहूँ चावल। ठीक है, यानी विकल्प इसका ए सही है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म स्थान कहाँ था? कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है? पंच महाव्रत। महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? वो था जमाली। बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो गौतमी थी। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम धर्मोपदेश दिया था? वो था सारनाथ में। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। पशुपत संप्रदाय का मुख्य देव कौन था? तो लकुलिश आंसर होगा। किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया था? तो अशोक ने किया था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी स्थित है। तो नेपाल में स्थित है। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उसका नाम था हेलेन या हेलेना। तो ये आंसर है। अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो कौशाम्बी के अभिलेख को। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? तो वो थी प्राकृत भाषा। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया शासन के 8वें वर्ष में। नेक्स्ट, देवी चंद्रगुप्त की रचना किसने की थी? तो देवी चंद्रगुप्त की रचना विशाख दत्त ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देवी चंद्रगुप्तम की रचना विशाख दत्त ने की थी। यहाँ पर इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। गुप्त काल को क्लासिक युग क्यों कहते हैं? तो इसमें सही आंसर होगा कला एवं साहित्य में प्रगति के कारण। यहाँ आप व्याख्या देख सकते हैं। गुप्त काल में अजंता की कौन सी गुफाएं निर्मित हुई थी? तो 16 और 17, है ना। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित हुई थी? तो अजंता की 16, 17 और 19 गुप्त कालीन है। इन गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से 7वीं सदी तक किया गया था। ठीक है। तो 16, 17 चौथा होगा ऑप्शन चौथा। नेक्स्ट है, गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था? तो उसमें था सामंतवाद एवं भूमिदान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस चोल शासक ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? तो आंसर होगा राजराज प्रथम। किस चोल शासक ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? तो राजराज प्रथम है। यहाँ व्याख्या देख सकते हैं। किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी? वो थे राजराज प्रथम ने ही। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन इसकी विशेषता थी। बरीद कौन थे? तो बरीद जो है गुप्तचर अधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो इसके बारे में जो सत्य नहीं है वो है सैन्य अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना। ये सत्य नहीं है, बाकी ऊपर का तीनों सत्य है। यहाँ व्याख्या देखिए। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में भू राजस्व में वृद्धि हुई थी एवं उसने गुप्तचर प्रणाली का गठन किया था। उसके अतिरिक्त उसने मद्य निषेध भी करवा दिया था। जहाँ तक सैन्य अधिकारियों को जागीर प्रदान करने की बात है, ये अलाउद्दीन खिलजी के काल में नहीं हुआ था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 1558 ईस्वी में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी? है ना। तो ये होगा हलाकू। ये मंगोल नेता था हलाकू। रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो निजामुल मुल्क जुनैदी कर रहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में एकता प्रथा प्रारंभ करने का श्रेय किस सुल्तान को है? तो इल्तुतमिश को है। इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? इल्तुतमिश द्वारा सत्ता प्रदान करने का क्या आधार था? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया था, यानी तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसकी व्याख्या यहाँ दिया हुआ दोस्तों। महमूद गजनबी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो जयपाल ने किया था। मोहम्मद गोरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो पृथ्वीराज था। महमूद गजनबी के भारत आक्रमण के समय आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो रचना है, किताब का नाम है किताबुल हिंद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसकी व्याख्या देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास
वास्तव में इल्तुतमिश के शासन काल से प्रारंभ होता है। तो यहाँ होगा राम प्रसाद त्रिपाठी ने कहा है। यहाँ आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। दीवाने मुस्तखराज विभाग की रचना की स्थापना किसने की थी? दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? किस लिए की गई थी? तो यहाँ है बकाया लगान की वसूली के लिए की थी। यहाँ इसकी व्याख्या देख सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। तो यहाँ सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है, जैसे सदाशिव संगम वंश। तो यहाँ पर जो मैच होगा सही, यहाँ पर जैसे सदाशिव का तालीकोटा युद्ध है ना, और यहाँ पर संगम वंश का देवराय फर्स्ट, और राम राय का अरविंदु वंश, और बाकी जो अमुक्त माल्यद हैं वो कृष्णदेव राय। इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। ठीक, नेक्स्ट। निम्नलिखित चोल शासकों ने, जो चोल शासक हैं उसमें किसने श्री विजय पर आक्रमण किया था? निम्नलिखित चोल शासकों में किसने श्री विजय पर आक्रमण किया था? उत्तर राजेंद्र प्रथम ने। कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल में मकबरों का काल संबोधित किया? कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल में मकबरों का काल संबोधित किया था? मकबरों का काल वो था तुगलक काल को, सॉरी सैयद व लोधी काल को, सैयद व लोधी काल को। इसका ऑप्शन 4 सही है। किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित किया था। हनूज दिल्ली दूर अस्त किस सुल्तान से संबंधित कथन है? तो ये था गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित। यानी हनूज दिल्ली दूर अस्त यह कथन गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित है। यह कथन सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया द्वारा उसके प्रति कहा था। सम्राट जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो कितने वर्ष तक रहा? तो 3 वर्ष तक रहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासन काल से प्रारंभ होता है? तो ये तो राम प्रसाद त्रिपाठी ने कहा था। ये तो हो चुका है, इसको डबल हो गया था। जहांगीर के शासनकाल में टॉमस रो 3 वर्ष तक रहा, ये इसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारा शिकोह के प्रश्रय में किस संस्कृत कृति का फारसी अनुवाद नहीं हुआ था? दारा शिकोह के प्रश्रय में किस संस्कृत कृति का फारसी अनुवाद नहीं हुआ था? यानी बाकी 3 का हुआ है, 1 का संस्कृत अनुवाद नहीं हुआ है। यानी कि संस्कृत कृति का फारसी में, संस्कृत का फारसी में अनुवाद जिसका नहीं हुआ है वो आपको बताना है। तो वो है भगवत पुराण का अनुवाद जो है ये फारसी में नहीं हुआ था। बाकी 3 का हो चुका है, जैसे उपनिषद का हो चुका था फारसी में अनुवाद, भगवत गीता का भी हो चुका था फारसी में अनुवाद, और योग वशिष्ठ का भी हो चुका था। तो यहाँ पर दिया हुआ दारा शिकोह के प्रश्रय में उपनिषद, भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में कराया गया, और इसके अतिरिक्त उसने काशी के पंडितों से मिलकर 52 उपनिषदों का सिर्रे अकबर नाम से फारसी में अनुवाद कराया। ये ज्ञातव्य हो कि टोडरमल द्वारा अकबर के काल में भगवत पुराण का अनुवाद फारसी में कराया गया था, और ग्रांड डफ ने लिखा है कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया था? तो 1679 ईस्वी में लगाया था। मुगल काल में निर्धारित भू राजस्व सदैव वास्तविक वसूली से अधिक रहता था। इसका सर्वप्रथम कारण क्या था?
तो इसका सर्वप्रथम कारण था कि भू राजस्व अधिकारी राजस्व का गबन कर लेते थे। इसका एक कारण था कि भू राजस्व अधिकारी राजस्व का गबन कर लेते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रांत का सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी दोनों ही था? वो था बख्शी। तो वो था बख्शी। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो वो बदायूनी ने कहा है। बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है। तो यहाँ पर व्याख्या दिया हुआ है, अकबर के सैन्य अभियानों को कालानुक्रम हिसाब से लगाइए। तो इसमें पहले होगा मालवा विजय, उसके बाद गुजरात विजय, उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध, उसके बाद कश्मीर विजय, उसके बाद सिंध विजय, उसके बाद असीरगढ़ विजय। तो इस तरीके से सब क्रम से यहाँ पर इसकी व्याख्या और देख सकते हैं, इसका ईयर देख सकते हैं किस वर्ष से युद्ध हुआ था या विजय हुई थी। 1580 से 81 में अकबर के प्रमुख सर्वाधिक बड़ा संकट क्या था? तो अकबर के विरुद्ध सर्वाधिक बड़ा संकट था, वो था असंतुष्ट अमीरों व अधिकारियों द्वारा अकबर के सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम को अपना शासक घोषित करना। यानी पहला इसका सही होगा। ठीक है, तो इसकी पहली व्याख्या ये सही होगी। ये बहुत बड़ा संकट था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ इसकी व्याख्या है, शेरशाह के विषय में क्या असत्य है? तो शेरशाह के विषय में जो असत्य है वो है सासाराम यानी सहसराम में एक किले का निर्माण। ये असत्य है, बाकी सब सत्य है। इसकी व्याख्या देख सकते हैं, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का उद्घोष किया, तमगा नामक कर समाप्त किया एवं युद्धोपरांत विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की थी? तो खानवा का युद्ध है, वो खानवा का युद्ध है। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेनानायक कौन था? तो सदाशिव राव भाऊ थे। यहाँ इसकी व्याख्या है, राजा राम के मृत्युपरांत उनकी विधवा ताराबाई ने किसके नाम से शासन किया था? तो वो था अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से शासन किया था। राजा जय सिंह ने पुरंदर के दुर्ग की घेराबंदी क्यों की थी? तो शिवाजी के क्षेत्रों के मध्य में स्थित एवं वहीं उनका परिवार व खजाना रखा गया था। तो इसका सही आंसर चौथा होगा। यहाँ व्याख्या है, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से क्या क्या थे? तो इसमें महत्वपूर्ण कारण था महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, तत्कालीन धार्मिक आंदोलन और शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। यानी अबासा ये तीनों सही हैं, यानी विकल्प पहला सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो थे सुकर चकिया से, सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, सालबाई की संधि का मुख्य परिणाम क्या था? तो वो था अंग्रेजी व्यापार में वृद्धि। यहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों को दीवानी मिलने के समय निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब कौन था? तो वो था मीर जाफर। ठीक है, बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त निम्न में से किसने लागू किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने लागू किया था। लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून पारित किया। इस कानून का उद्देश्य क्या था? तो लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून पारित किया। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना था। यानी तीसरा सही है, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना था। यहाँ इसकी व्याख्या है, किन राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का नाम निकास सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था।
है ना। इनकी बुक का नाम है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज से संबंधित था? वो थे पंडित गुरुदत्त। यहाँ पर इसकी व्याख्या, इसको आप जरूर पढ़ें। तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। कॉमनवेल्थ पत्र से निम्नलिखित में से किसका संबंध था? तो वो था एनी बेसेंट का। क्वेश्चन नंबर 74, 1856 के विख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर उत्तरदायी थे। ठीक है, 1856 का प्रख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में 26 जुलाई 1856 को पारित हुआ। इसमें महत्वपूर्ण योगदान ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। अगला क्वेश्चन, सन 1891 के एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी? वो था 12 वर्ष। एक बार फिर देख लेते हैं कि सन 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी? तो 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किसने दी थी? तो वो दी थी केशव चंद्र सेन ने दी थी। नेक्स्ट है, विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सुधार संबंधी विचारों में कौन साम्यता है, पर्याप्त साम्यता है? तो निम्न में से कौन सा विचार थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचारों से मिलता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा विचार मिलता है। तो यहाँ पर उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत किया। ये इसका दोनों में समानता है। ठीक है, तो चौथा सही है। आप यहाँ देख सकते हैं इसकी व्याख्या। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता के विरुद्ध पहली बार आवाज़ उठाने वाले राष्ट्रीय नेता थे ज्योतिबा फूले। यहाँ पर दिया हुआ है कि डिटेल में। अगला है, शिवली नोमानी 1914 ईस्वी तक जीवित थे और इन्होंने देवबंद मदरसे के समर्थकों में थे, है ना। ये जो है देवबंद मदरसे के समर्थक में थे। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि बाकी सत्य है, एक असत्य है। तो इस तरीके से उनका तीसरा, यानी वे सैयद अहमद ख़ान के अंग्रेज़ों के प्रति भक्ति को उचित मानते थे। ये सत्य नहीं है, बाकी सब तीनों सत्य है। यानी क्या सत्य है? वे लोकतंत्रवादी होने के साथ ही साम्राज्यवाद के विरोधी थे। वे कांग्रेस के उच्च आदर्श के प्रशंसक थे। वे इस्लामी एकता के समर्थक थे। यानी वे सैयद अहमद ख़ान के अंग्रेज़ों के प्रति भक्ति को उचित मानते थे। ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है, यह कथन निम्न में से किसने कहा है? तो ये वाइमफील्ड फुलर ने कहा है ना। और इसकी यहाँ व्याख्या आप देख सकते हैं। ये वाइमफील्ड फुलर ने ये कहा था। अगला क्वेश्चन, सर सैयद अहमद ख़ान महिलाओं के लिए आधुनिक शिक्षा के विरोधी थे। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण उनसे असंबद्ध था? तो यहाँ पर वे स्त्रियों को नौकरी कराने के पक्ष में थे। ये असंबद्ध है ना। और यानी ये जो है उनसे नहीं जुड़ा हुआ, बाकी ये सब उनसे संबद्ध है। यानी विकल्प इसका चौथा सही होगा। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय धार्मिक नेताओं के असंतोष का निम्न में से कौन सा कारण था? तो इसका कारण था ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियाँ, इसीलिए असंतोष इसका कारण था। और भी कारण था, शुरू होने का कारण आप सब लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन, सन 1916 में भारतीय उद्योग आयोग के अलग से निम्नलिखित में से किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने प्रस्तुत की थी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 से व्याख्या देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, त्रिपुरी जहाँ 1939 का विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। असहयोग आंदोलन के समय किस नेता ने अपनी अति समृद्ध वकालत छोड़ी थी? तो मोतीलाल नेहरू ने छोड़ी थी। सन 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार का राष्ट्रपति कौन था? तो महेंद्र प्रताप थे। निम्नलिखित में से भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन अभी नहीं बना? बाल गंगाधर तिलक नहीं बने थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी? तो 4 अप्रैल 1858 में लड़ी। और 1907 ईस्वी में द्वितीय इंटरनेशनल की स्टुटगार्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था? तो मैडम कामाजी थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस में विरोध किया गया था? राष्ट्रगीत वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस में विरोध किया गया था? तो वो थे कोकनत कांग्रेस। प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई थी? तो 1935 में। और लास्ट टॉपिक चल रहा है दोस्तों, इसकी आप व्याख्या देख सकते हैं। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन है कि 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य अनेक उपजातियों के उदय के उल्लेख प्राप्त होते हैं और इसका कारण है कि वाणिज्यिक गतिविधि एवं जनसंख्या की गतिशीलता ने इस प्रक्रिया में वृद्धि की। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों के बारे में दिया हुआ है कि ए और दोनों सही हैं, लेकिन एक ही सही व्याख्या आर नहीं है। यानी कथन भी सही है, कारण भी सही है, दोनों सही है। यानी दोनों कथन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ कारण होना चाहिए, ये भी सही है। ए आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। अगला है 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात होने वाली वस्तुओं में निम्न में से कौन सी वस्तु थी? वो थी शोरा था। लास्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम औद्योगिक हड़ताल कब और कहाँ हुई थी? तो 1885 में बम्बई कपड़ा मिल में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने 100 क्वेश्चन कवर किए। और दोस्तों मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किया और मैंने आंसर इसके पूरे पढ़ने की कोशिश नहीं की, इसलिए कि आप लोग खुद पढ़ सकते हो और आप लोग खुद ही एक नज़र में देख सकते हैं। अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, जो कि आप लोग के लिए बोरिंग होगी। तो इसीलिए मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किया। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, जो फ्रेंड्स नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जो मेरे चैनल पे अभी तक पीएटी का पेपर अपलोड नहीं है उसको अपलोड करूँगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, लास्ट वीडियो तक देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।